हेलो गाइस, आज हम कंटिन्यू करेंगे सेल ऑर्गेनेल के बारे में। हमने सेल ऑर्गेनेल के नाम डिस्कस किए थे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, पैरोक्सिसोम, सेंट्रोसोम, सिक्रीटरी वेसिकल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स एंड साइटोस्केलेटन। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा जो है वो कॉम्प्लेक्स सीरीज़ ऑफ ट्यूब्यूल्स की सीरीज़ है और ये डबल लेयर से बना है, बाई लेयर स्ट्रक्चर है। उसकी जो ल्यूमेन है इसके अंदर फ्लूइड होता है और जिसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक। तो ऐसे डबल लेयर का है और जो फ्लूइड है इसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक। उसका डायमीटर है 400 to 700 एंगस्ट्रॉम। एंड ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स के होते हैं। एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे ए ग्रैन्युलर भी कहते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो राइबोसोम्स कंटेन कर रहा है, तो इसका मेन काम क्या होता है? इसका काम है, बिकॉज राइबोसोम्स हमारे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे बीटा सेल्स लैंगरहांस के इंसुलिन सिक्रीट कर रहे हैं या फिर हमारे ल्यूकोसाइट्स एंटीबॉडी सिक्रीट कर रहे हैं, तो ये सब उसके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। दूसरा फंक्शन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जो भी ऑर्गेनेली डिग्रेड करना है उसको सबसे पहले ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कवर कर देगा, रैपिंग कर देगा। तो सबसे पहले उसे कवर करेगा और उसको लेके जाएगा लाइसोसोम के पास फॉर डिग्रेडेशन। तो ये दो फंक्शंस हो गए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट आ रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते। इसका दूसरा नाम है ए ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसका फंक्शन है नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस का सिंथेसिस करना। नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस में मेनली आएगा कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स। दूसरा इसका फंक्शन है, ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हमारे स्केलेटल मसल में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है और स्केलेटल मसल में उसे कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसका फंक्शन है स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम, बिकॉज कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है स्केलेटल मसल के कंट्रैक्शन के लिए। और एक फंक्शन भी है इसका कि अगर हमने कोई ड्रग लिया है, कोई कार्सिनोजन लिया है, तो उसका कैटाबॉलिज्म करना और डिटॉक्सिफिकेशन करना। तो ये हो गए हमारे फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट ऑर्गेनेली हमारा आ रहा है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस हमारे सभी सेल्स में होता है सिवाय के हमारे आरबीसीज में नहीं होता। ये जो गोल्गी एपरेटस है वो न्यूक्लियस के बाजू में होता है और हर एक सेल में एक गोल्गी एपरेटस रहता है। कुछ सेल्स इसमें ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा गोल्गी एपरेटस भी होते हैं। गोल्गी एपरेटस मेम्ब्रेनस सैक से बना हुआ है। मेम्ब्रेनस सैक्स को सिस्टर्न भी कहते हैं, लाइक दिस। और इसके दो फेजेस है। एक फेज़ है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाजू में है, जिसे कहते हैं सीस फेज, और इसका काम क्या है कि ये सब्सटेंसेस को एंट्री करवाता है। और दूसरा है ट्रांसफेज, जिसमें से हमारे जो सिक्रीटरी वेसिकल्स बनते हैं वो एग्जिट करते हैं, और ये हमारा सेल मेम्ब्रेन के बाजू में रहेगा। गोल्गी एपरेटस का काम क्या होता है? गोल्गी एपरेटस हमारे जो प्रोटीन और लिपिड जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाए हैं उसका प्रोसेसिंग करेगा सबसे पहले और डिलीवरी करेगा। बट डिलीवरी करने से पहले दूसरा एक और भी काम है, वो पैकेज करेगा और पैक करके उसमें से सिक्रीटरी वेसिकल्स भी बनाएगा। और ये सिक्रीटरी वेसिकल्स, सपोज़ हमारा जो प्रोटीन है वो एंजाइम का प्रोटीन है या फिर हमारा प्रोटीन है हार्मोन का है, तो उसको लेबल करेगा कि ये वेसिकल हमारे हार्मोन वाले हैं, ये वेसिकल हमारे एंजाइम वाले हैं, और उसके बाद इसकी डिलीवरी करेगा। और नेक्स्ट उसका फंक्शन है कि ये लाइसोसोम फॉर्मेशन भी करता है। तो ये हो गया हमारे गोल्गी के फंक्शंस। नेक्स्ट ऑर्गेनली हमारा आ रहा है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है वो जिसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं। तो ये जो लाइसोसोम है ना, वो मेम्ब्रेन से बाउंड वेसिकल है। ये वेसिकल ही है जो गोल्गी एपरेटस बना रहा है, ठीक है। इसके ऊपर थिकेस्ट मेम्ब्रेन होता है। थिक मेम्ब्रेन क्यों रहेगा? क्योंकि ये जो लाइसोसोम से उसका काम होता है डिग्रेडेशन करना। तो अगर मेम्ब्रेन थिक नहीं हो तो ये जो उसके एंजाइम्स होते हैं वो बाहर आ जाएंगे। और इसका जो मेम्ब्रेन होता है वो डबल लेयर से बना होता है और इसके अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, जो ग्रैन्यूल्स के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रहेंगे, ठीक है। हाँ, सबसे पहला लाइसोसोम्स जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला है प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम है जो हमारे गोल्गी एपरेटस से पिंच्ड ऑफ होके बाहर आ रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे इनएक्टिव होते हैं, जो
इसके बाद जब वो फेगोलाइसोसोम्स बनाते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम, तो ये एक्टिव बनते हैं। वी विल डिस्कस हाउ दैट हैपन्स। अभी लाइसोसोम्स के अंदर कौन से एंजाइम्स होते हैं? लाइसोसोम्स के जो एंजाइम्स होते हैं वो हाइड्रोलाइटिक होते हैं। हाइड्रोलाइटिक मतलब हाइड्रोलिसिस करके डिस्ट्रक्शन करते हैं। जैसे कि प्रोटीन्स है तो प्रोटीएजेज एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज करके अमाइनो एसिड्स बनाते हैं। साथ में अमाइलेज एंजाइम्स होते हैं जो पॉलीसैकेराइड्स में से ग्लूकोज बनाते हैं। लाइपेज एंजाइम्स है जो लिपिड्स में से फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल बनाते हैं। न्यूक्लियेजेज है जो न्यूक्लिक एसिड में से न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अभी इसके फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन है कोई भी मैक्रोमोलिक्यूल है उसका डिग्रेडेशन करना। सबसे पहला जो मैक्रोमोलिक्यूल है ना, ये यहाँ पे ये एंगल्फ कर जाएगा अंदर सेल के अंदर, और ये एंगल्फ होगा फेगोसाइटोसिस से। और फेगोसाइटोसिस होने के बाद ये जो फेगोसाइटिक वेसिकल है उसके साथ हमारा लाइसोसोम अटैच हो जाएगा। ये छोटे छोटे लाइसोसोम्स है, ठीक है। और ये लाइसोसोम जब फेगोलाइसोसोम्स के साथ और एंडोसोम्स के साथ अटैच होता है तो ये बनाता है सेकेंडरी लाइसोसोम। और ये सेकेंडरी लाइसोसोम है उसकी पीएच एसिडिक हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। और इससे क्या होगा, इसकी मेम्ब्रेन रप्चर होकर ये जो एंजाइम्स होते हैं वो सब अंदर एंटर हो जाएगा और उसका डिस्ट्रक्शन करेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन हुआ डिग्रेडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। सेकेंड फंक्शन है इसका कि कोई वॉर्न आउट ऑर्गेनेली है, कोई ऑर्गेनेली टूट गया है तो उसको भी डिस्ट्रॉय करना है। तो जैसे हमने बताया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रैपिंग करेगा ऑर्गेनेली के सराउंडिंग, और इसके बाद इसका वैक्यूल बनाएगा जिसे कहते हैं ऑटोफेगोसोम्स। और इसके बाद ये प्राइमरी लाइसोसोम उससे अटैच करेगा और इसका डिग्रेडेशन करेगा, ठीक है। फंक्शन है लाइसोसोम्स का कि कोई अगर एक्स्ट्रा सिक्रीटरी प्रोडक्ट बना हुआ है सेल में से तो उसको भी रिमूव कर रहा है। फोर्थ फंक्शन है कुछ लाइसोसोम्स होते हैं कुछ सेल के अंदर वो सिक्रीट करते हैं, जैसे कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है, इसमें परफोरिन होते हैं। परफोरिन क्या होता है, ये होल फॉर्मिंग एजेंट्स है। अगर हमारा कोई सेल है जो वायरस से या बैक्टीरिया से, कॉमनली वायरस से इन्फेक्टेड सेल होता है ना, वायरस सपोज सेल के अंदर चला गया तो ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं ना, ये जो सिक्रीट कर रहे हैं परफोरिन, ये परफोरिन का मतलब है होल फॉर्मिंग एजेंट, छोटे छोटे होल डालते हैं और ये होल में से ये एंजाइम सेंटर हो जाएंगे सेल के अंदर, तो ये परफोरिन लाइसोसोम सिक्रीट कर रहा है। दूसरा है जैसे मेलानोसाइट्स है, इसमें मेलानिन सिक्रीट होगा। मास्ट सेल में सीरोटोनिन, तो ये सब सिक्रीट करेंगे उस सेल के लाइसोसोम्स। तो ये हो गए लाइसोसोम्स के फंक्शंस। नेक्स्ट आ रहा है पैरोक्सिसोम। पैरोक्सिसोम भी हमारा लाइसोसोम जैसा ही स्ट्रक्चर है, ठीक है, पर ये जो पैरोक्सिसोम है ना, यहाँ पे दिखा रहा है ये वाला पैरोक्सिसोम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से पिंच ऑफ हो रहा है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से बाहर आ रहा है। और इसके अंदर लाइसोसोम में जैसे हमने बताया हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, इसमें होते हैं ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, लाइक इसमें होंगे कैटेलेज, यूरेट, है ना, ऑक्सीडेज और डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज। तो क्या फंक्शंस है, पहला तो ये करेगा टॉक्सिक सब्सटेंसेस का डिग्रेडेशन, और ये ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं तो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स करेंगे ऑक्सीडेटिव रिएक्शन, तो इससे बनेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड और दूसरे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। साथ में ये जो है वो ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन का मेजर साइट होता है, तो क्योंकि ऑक्सीडेटिव रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। इसके साथ में ये अगर सपोज़ हमारे सेल में बहुत ज़्यादा फैटी एसिड्स है तो उसका भी ब्रेक डाउन करेगा। फैटी एसिड का ब्रेक डाउन भी ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट रिएक्शन से होगा जिसे कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। और साथ साथ में ये फैट का ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करेगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब फैट में से ग्लूकोज बनाना। तो ये हो गए पैरोक्सीडेज के फंक्शंस। इसके बाद हमारा आ रहा है सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम्स हमेशा पैर में होते हैं, 2 सेंट्रोसोम्स, और या सेंट्रियोल्स रहते हैं। तो ये जो सेंट्रोसोम्स है, ये सेंट्रियोल है, ये न्यूक्लियस के बाजू में होते हैं, सेंटर में होते हैं और सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं। और ये जो सेंट्रोसोम्स या सेंट्रियोल्स है ये प्रोटीन से बने होते हैं। उसका फंक्शन क्या है, जब भी सेल का डिवीजन होता है तो दोनों एक एक कॉर्नर पे चले जाएंगे और क्रोमोसोम से उसकी मूवमेंट करवाएंगे। नेक्स्ट है सिक्रीटरी वेसिकल्स। सिक्रीटरी वेसिकल्स हमारे गोल्गी बॉडी बनाते हैं, जो हमने बता दिया। ये भी ऑर्गेनेली है जिसमें लिमिटिंग मेम्ब्रेन होते हैं और इसमें जो सिक्रीट हुआ सब्सटेंस है वो स्टोर रहता है। प्रोसेसिंग पैकेजिंग हमारे गोल्गी बॉडी में ही होता है और जब भी ये सब्सटेंस की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो रप्चर करके ये सब्सटेंस रिलीज़ होते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है वो हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल है। पावर हाउस मतलब
ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो इसका शेप रहेगा ओवल या रॉड शेप, यहाँ पे यू कैन से ओवल और रॉड शेप। तो ओवल है तो लेंथ ज़्यादा रहेगी 5 to 12 माइक्रोमीटर और डायमीटर 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। और इसके जो मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर का है। डबल लेयर में जो बाहर वाला लेयर है ना वो स्मूथ रहेगा और अंदर वाला है ना उसमें फोल्ड्स होंगे लाइक दिस। और ये फोल्ड्स को कहते हैं क्रिस्टी, एक हो तो क्रिस्टा, उसका बहुवचन है, ज़्यादा है तो क्रिस्टी कहते हैं इसे। और इसके फंक्शंस क्या होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे हमने बताया पावर हाउस है, तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, सबसे पहला फंक्शन इसका, ठीक है। तो एनर्जी प्रोडक्शन के एंजाइम्स रहेंगे और एटीपी सिंथेसिस करेगा। एटीपी कैसे सिंथेसिस होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है हमारे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जैसे हमने बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर तो होते ही है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ साथ में ये छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो फ्री भी रहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। उसका डायमीटर है 15 नैनोमीटर और ये बने हुए होते हैं प्रोटीन और आरएनए से। प्रोटीन इसमें होता है 35% और आरएनए रहेगा 65% और उसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। ये करेगा आइदर हार्मोन का प्रोटीन या एंजाइम का या लाइसोसोम्स या माइटोकॉन्ड्रिया, कोई भी प्रोटीन है उसका सिंथेसिस राइबोसोम्स में हो रहा है, ठीक है। हाँ, इसके बाद है हमारा साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन मतलब सेल का स्केलेटन, जो सेल को स्ट्रक्चर देता है, शेप देता है। तो ये बना हुआ होता है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन है कि ये सेल का शेप डिटरमाइन करेगा, सपोर्ट करेगा और इसकी मूवमेंट भी करेगा। इसमें आएगा हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। फिलामेंट और ट्यूब्यूल में क्या फ़र्क होता है, जो ट्यूब्यूल होता है ना ये हॉलो रहेगा, इस बीच में गैप रहेगा, और जो फिलामेंट होता है ना वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करें माइक्रोट्यूब्यूल से। सबसे पहला आएगा हमारा माइक्रोट्यूब्यूल। तो माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसे ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ये जो है वो प्रोटीन से बना होता है, जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन, जैसे हमारा ऐसे छोटे छोटे प्रोटीन्स होते हैं जिसे कहते हैं ट्यूब्यूलिन। और इसका डायमीटर है 20 to 30 नैनोमीटर, जो बनाता है सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल। और इसका फंक्शन है शेप प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा और मूवमेंट। अगर कोई ऑर्गेनेली को मूव करना है, जैसे ये ऑर्गेनेली है यहाँ पे, जैसे ये ऑर्गेनेली को सेल में एक जगह से दूसरी जगह जाना है ये वाला, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये यहाँ से स्लाइड करके चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा माइक्रोट्यूब्यूल। दूसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये सब इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है, ठीक है। इसमें हॉलो पार्ट नहीं रहेगा और ये जो है नेटवर्क बनाएगा न्यूक्लियस के आजू बाजू और पेरिफेरी में। इसका डायमीटर है अबाउट 10 नैनोमीटर और इसका काम क्या है, शेप प्रोवाइड करेगा। और ये जो पेरिफेरी वाला है ना वो दूसरे सेल के साथ इस सेल को अटैच करवाएगा, ठीक है। इसके बाद आ रहा है तीसरा वाला माइक्रोफिलामेंट, सबसे थिन वन, सबसे छोटा वाला, पतला वाला। तो इसका डायमीटर होगा 3 to 6 नैनोमीटर, ठीक है। और इसके अंदर भी ट्यूबुलर प्रोटीन नहीं होते। ये हमारा है एक्टिन एंड मायोसिन। उसका फंक्शन है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा और सेल की मूवमेंट के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, अभी आ रहा है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो हमारे सभी सेल जो डिवाइड हो रहे हैं और जो सभी सेल जो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अंदर हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। जो सेल के अंदर न्यूक्लियस है इसे कहते हैं यूकैरियोट्स और जो सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है इसे कहते हैं प्रोकैरियोट्स। हमारे बॉडी के सभी सेल्स के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, एक आरबीसी है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता। और हमारे जो स्केलेटल मसल सेल्स है उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस रहेगा। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो न्यूक्लियस में सबसे बाहर आएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर अंदर आएगा न्यूक्लियोप्लाज्म और सबसे अंदर आएगा न्यूक्लियोलस। हाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डबल लेयर, 2 लेयर का बना होता है यहाँ पे ये वाला, और इसके बीच बीच में होल्स भी होते हैं, पोर्स भी होते हैं छोटे छोटे। हाँ, और पोर्स का काम क्या है, वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को कनेक्ट करेगा, ठीक है। पोर का डायमीटर है 80 to 100 नैनोमीटर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो बाहर वाला लेयर है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और उसके बीच का जो गैप है, स्पेस है, वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्टेड है। इसके बाद आ रहा है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हमारा फ्लूइड जैसा है, पर न्यूक्लियोप्लाज्म है वो जेल जैसा स्ट्रक्चर है और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा जो डीएनए के फॉर्म में होगा। और जब हमारा सेल डिवाइड करेगा तो ये डीएनए में से क्रोमोसोम्स बनेंगे, ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स सभी सेल के अंदर और रिप्रोडक्टिव सेल्स में 23 क्रोमोसोम्स। और जब ये हमारा सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो ये क्रोमेटिन जो डार्क मटीरियल है इसके फॉर्म में रहेगा,
ठीक है। तो क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम हमने डिस्कस कर लिया। क्रोमेटिन जो है वो थ्रेड लाइक मटेरियल है जो डीएनए से बनता है, और डीएनए मॉलिक्यूल्स है उसको भी पैक करने के लिए दूसरा एक प्रोटीन आएगा जिसका नाम है हिस्टोन। और क्रोमोसोम सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पे विजिबल होते हैं। हर एक सेल में 23 पेयर्स होते हैं और रिप्रोडक्टिव सेल में सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स रहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है वो एक होता है, कभी कभी ज़्यादा भी होता है। तो ज़्यादा है तो न्यूक्लियोलाई बताते हैं उसको। और न्यूक्लियोलस बना होता है आरएनए और प्रोटीन। ये जो आरएनए है वो न्यूक्लियोलस में ही सिंथेसाइज्ड होता है और स्टोर होता है। और जब भी सेल डिवीजन हो या प्रोटीन सिंथेसिस हो तो ये न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू बाहर जाता है। अभी फंक्शन करेंगे, फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है? सबसे पहला कि हमारे सेल की सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करना न्यूक्लियस का फंक्शन है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। तो प्रोटीन सिंथेसिस, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इन सबको। दूसरा कि वो आरएनए का बना है, आरएनए सिंथेसिस करेगा, राइबोसोम्स का सिंथेसिस भी करेगा। फिर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है प्रोटीन सिंथेसिस की, कि प्रोटीन सिंथेसिस कितना करना है, ये भी मैसेंजर आरएनए के थ्रू पास करेगी। फिर सेल डिवीजन का कंट्रोल भी न्यूक्लियस करेगा, और जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर भी करेगा और ट्रांसफ़र भी करेगा। जैसे हम लोग अपने पेरेंट्स के जैसे ही दिखते हैं, क्यों? क्योंकि वो जो जीन है वो स्टोरेज होते हैं और ट्रांसफॉर्म भी होते हैं। तो ये सब हो गए हमारे फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पे हमारा सेल फिजियोलॉजी वी हैव कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच।